हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फाइनेंस का सेशन 19 है। 19 सेशन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग इन्फ्लेशन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी न्यूज़ भी है इसकी लेटेस्ट करंट अफेयर्स में हमारे पास। सिलेबस की बात करें तो ये हमारे जो 2023 जो सॉरी 2025 वाला सिलेबस था, उसका पॉइंट नंबर 9 है ये पार्ट सी का, जिसमें डेफिनेशन, ट्रेंड्स, एस्टिमेट, कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूपीआई, सीपीआई क्या होता है, इनके कंपोनेंट्स और ट्रेंड्स क्या है, स्ट्राइकिंग का बैलेंस हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अलावा जो भी करंट के डेवलपमेंट्स होंगे इन्फ्लेशन से रिलेटेड, जो भी एग्जाम से पहले वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बोला गया होगा इन्फ्लेशन से रिलेटेड, या कोई स्पीच कहीं पर आती है आरबीआई के गवर्नर सर की या फिर डेप्यूटी गवर्नर सर की, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट बनेगा। ओके। अगर मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन क्या होता है? सस्टेन्ड और जनरल इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। और ये सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज होता है एक्चुअली, कि गुड्स एंड सर्विसेज का ओवरऑल प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है ना, चीज़ों की कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके अंदर क्या होता है, वन टाइम या टेम्पररी राइज को हम इन्फ्लेशन नहीं बोलते, बट ओवर अ टाइम वो प्राइस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आलू 10 रुपए किलो है, 4 दिन बाद 15 रुपए किलो होके 6 दिन बाद वापस 10 रुपए आ गया, तो नहीं, वो इन्फ्लेशन नहीं होगा। आज 10 है, कल 12 है, मे बी 20 है, मे बी 30 है, ओवर द टाइम वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। इट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्टिन्यूस राइज इन द एवरेज प्राइस लेवल विथ रिजल्ट्स इन अ डिक्लाइन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ठीक है। लोगों की परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही, परचेजिंग पावर ऑफ मनी की बात हो रही है। ऐसे समझ लिए कि आप 40 रुपए की 1 किलो चीनी ले रहे हैं, ठीक है, मतलब 40 रुपए की चीनी आपकी आ रही है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक। तो 1 रुपए की कितनी चीनी हुई? 1 रुपए की 25 ग्राम हो गई। अब ये जो 40 रुपए की चीनी है, इसकी कॉस्ट हो गई, मान लीजिए कि शुगर का रेट बढ़ गया 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो हो गया, तो 1 रुपए की शुगर कितनी आई? 20 ग्राम। तो जो पहले 1 रुपए की वैल्यू 25 ग्राम शुगर थी, वो अब 20 ग्राम ऑफ शुगर में रह के कम हो गई। दैट मीन्स उस 1 रुपए की परचेजिंग पावर कम हो गई। पहले वो 25 ग्राम शुगर खरीद सकता था 1 रुपए से कोई पर्सन, अब आज 20 ग्राम खरीद पा रहा है। तो दिस इज हाउ कि प्राइस लेवल बढ़ने से मनी की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। दैट मीन्स ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। अब इन्फ्लेशन जो है मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना है। मैं अगर इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ। इन्फ्लेशन जो है एक मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर है, मैक्रो इकोनॉमिक फिनोमिना, क्योंकि थ्रू आउट द इकोनॉमी होता है, किसी एक पर्टिकुलर सिटी में या एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं होता। इट अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, वेजेस, इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब इसे प्राइस इंडिसेस के थ्रू मेजर किया जाता है, जो कि कुछ कॉमोडिटीज जिन्हें हम बास्केट ऑफ गुड्स कहते हैं, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की एक बास्केट बनाई जाती है और उसकी प्राइस को ओवर द टाइम चेक किया जाता है। उसमें जब प्राइस में चेंज आता है, उसके हिसाब से हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब वो जो इंडिसेस हैं, दो इंडिसेस होती हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। दोनों ही हमें पढ़नी है। दोनों का एक बेस ईयर होता है कि उस ईयर के रेस्पेक्ट में वैल्यूज इनकी मेजर की जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर आपने अभी करंट अफेयर्स देखे होंगे फरवरी में, पहले 2012 बेस ईयर होता था, उसे अभी अभी रिसेंटली चेंज करके 2024 बेस ईयर किया है। उसको हम डिटेल में समझेंगे आगे चल के क्या हुआ है, क्या क्या उसमें बास्केट ऑफ गुड्स होता है और कौन से गुड की कितनी परसेंट वैल्यू होती है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसमें क्या है, जो रियल वैल्यू है इनकम एंड सेविंग की, वो गिरती है, ठीक है। इफ नॉमिनल इनकम डज नॉट इंक्रीज एट द सेम रेट, मतलब अगर आपकी इनकम सेम रेट पे नहीं बढ़ेगी, तो आपकी इनकम और सेविंग्स इन सब की वैल्यू गिरती चली जाएगी। ऐसे समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन का रेट मान लो 6% है, ठीक। आपने अर्न किए 1000 रुपए, या आपने सेव करे 1000 रुपए। अब 1 साल बाद जो आज आपकी 1000 रुपए की आपकी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते 6% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, नेक्स्ट ईयर आप उसे 1060 रुपए में खरीदोगे। बट आपके जो 1000 रुपए थे, वो तो एज इट इज रहे ना। तो ओवर द टाइम जो आपकी इनकम को अगर नहीं बढ़ाया गया होता, अगर आपकी इनकम 1000 ही रही, आपकी सेविंग्स 1000 ही रही, उसमें अगर इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये वैल्यू आपकी गिरती चली जाएगी। तो यही है रियल वैल्यू ऑफ द इनकम एंड सेविंग फॉल्स।
इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अ मॉडरेट एंड स्टेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड डिजायरेबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन अगर होता है, उस केस में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, परचेसिंग पावर बहुत कम हो जाती है लोगों की, जो रिसोर्स एलोकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है और मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी हो सकती है। और अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है या फिर नेगेटिव इन्फ्लेशन है, जिसे डिफ्लेशन भी कहा जाता है, वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कम करेगा। तो ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, जैसे इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन को एक मॉडरेट और स्टेबल लेवल पर रखा जाए। और ये कैसे होता है? थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का काम है, फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट का काम है, जो आपने अभी बजट वाले वीडियो में पढ़ा होगा। अब हमारे लिए इन्फ्लेशन का लेवल कितना है? 4% रखा है। 4% रखा है और इसमें टॉलरेंस दी है ±2%। मतलब 2% से लेकर 6% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है, तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। अगर 6 से ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, दिक्कत करेगा, और अगर 2 से कम है, तो वो कम है, वो भी दिक्कत करेगा। इन्फ्लेशन के टाइप्स की बात करें, तो इन्फ्लेशन को हमने काफ़ी सारे टाइप्स में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम कॉजेज़ के बेस पर देखें कि इन्फ्लेशन किन कारणों की वजह से होता है, उस हिसाब से अगर इन्फ्लेशन देखें, तो सबसे पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें 2 चीज़ें हैं, डिमांड और पुल, ठीक है? तो मतलब किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ रही है, तो उससे इन्फ्लेशन पुल हो रहा है, मतलब डिमांड ने इन्फ्लेशन को खींच लिया, खींच के बढ़ा दिया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो है, वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। मतलब ऐसे समझो कि आपको जितनी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, 3-4 प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपने आलू, प्याज़, टमाटर, आपने 3 चीज़ें देख ली। ये आपकी बेसिक खाने की सब्जियों की चीज़ें हैं। अब जितना आलू मार्केट में आ रहा है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो सब्जी वाला जो है उस आलू के रेट बढ़ा देगा, या जो मंडी वाले हैं वो आलू के रेट बढ़ा देंगे, क्योंकि उसको खरीदने वाले ज्यादा हैं, और आलू सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। तो जो ज्यादा पैसा देगा, आलू उसको मिल जाएगा। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सप्लाई। उस केस में क्या होता है कि अपवर्ड प्रेशर बनता है। अपवर्ड प्रेशर एज कि उसकी प्राइसिंग बढ़ने लगती है। इसको कहते हैं टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। ठीक है, जब पैसा ज्यादा होता है, मतलब खरीदने वाले लोग ज्यादा होंगे और बेचने वाले कम होंगे, या फिर बेचने का सामान कम होगा। अब इसके अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जनरली अराइजेज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्सपेंशन, जब इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ती है। लोगों के पास में अगर पैसा होगा, तभी वो उस पैसे को खर्च कर पाएंगे। यही इस इन्फ्लेशन की बात है, कि अगर लोगों के पास में पैसा है, तो वो शॉपिंग करेंगे, खर्चा करेंगे। खर्चा करने के लिए अगर उनके पास सप्लाई प्रॉपर नहीं है मार्केट के लिए, तो इन्फ्लेशन होगा। कौन सा इन्फ्लेशन होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, टैक्स कट्स और हायर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, ये ओवरऑल डिमांड बढ़ाते हैं। इजी क्रेडिट कंडीशंस, लोअर इंटरेस्ट रेट, हायर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक लोन, ये बोरोइंग और स्पेंडिंग को एनकरेज करते हैं, उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ती है। अब जब प्रोडक्शन जो है वो राइजिंग डिमांड के साथ पेस नहीं रख पाएगा, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? वो उसकी प्राइस बढ़ाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ग्रोइंग इकोनॉमी and may be considered less harmful if it remains moderate and controlled। क्योंकि लोगों के हाथ में तो पैसा आ ही रहा है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, वो उसे खर्च करना चाहते हैं। तो ये तो अच्छी बात है, बट एज लॉन्ग एज, जब वो मॉडरेट रहे और कंट्रोल्ड रहे। अगला आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके अंदर क्या है? पुल में तो आपने महंगाई को ऊपर खींच के बढ़ाया, यहाँ पे आप महंगाई को धक्का दे रहे हो कि बढ़ भैया बढ़। और वो क्या होगा? आप कॉस्ट की वजह से। कॉस्ट की वजह से क्या होता है? जब आपके जो रॉ मटेरियल है, जिसकी वजह से वो गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, गाड़ी के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। अब मैं गाड़ी का एग्जांपल सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आप कुछ और भी देख सकते हैं। अब गाड़ी के लिए बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। अब मान लेते हैं कि ग्लास का रेट बढ़ जाए, जो आपकी विंडशील्ड में ग्लास लग रहा है या विंडोज में ग्लास लग रहा है, ग्लास का रेट बढ़ जाए या फिर लोहे का रेट बढ़ जाए, तो उससे गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी। ओवरऑल कॉस्ट जो बढ़ रही है, जिस मतलब यही चीज तो इन्फ्लेशन हुआ ना, कि ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है। बट ये किसकी वजह से बढ़ रही है? लोहे की कॉस्ट बढ़ने से, या शीशे की कॉस्ट बढ़ने से, या टायर्स की कॉस्ट बढ़ने से। तो ये जब जो रॉ मटेरियल हुआ एक तरह से, जिसकी वजह से वो
गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है हमारी, जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उसका रिजल्ट प्राइस राइज में आ रहा है, उसके रिजल्ट में इन्फ्लेशन आ रहा है, वो हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। ये इकोनॉमी की सप्लाई साइड से होता है रादर देन फ्रॉम एक्सेस डिमांड। जो पीछे हमने डिमांड पुल पढ़ा था वो लोगों की तरफ से था, है ना, वो डिमांड साइड है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये सप्लाई साइड है, जहां से माल आ रहा है, माल ही महंगा हो गया है। A rise in wages, especially when not matched by increase in productivity, increases production cost, leads to higher prices. Increase in price of raw materials such as oil, metal or agriculture input can raise overall production cost across industries. ठीक है, ये तो वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है। सप्लाई शॉक सच एज पुअर मॉनसून, नेचुरल डिजास्टर, डिसरप्शन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, इसकी वजह से क्या होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम हो जाते हैं। अगर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम हो रहा है हमारा, तो उसमें भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन में अगर टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं या इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा हो जाती हैं, उससे भी कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ता है। कॉस्ट ऑफ इनपुट अगर बढ़ेगा तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑफन मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई साइड के फैक्टर से हो रहा है रेदर देन डिमांड। आपका अगर मान लेते हैं कि डॉलर ही महंगा हो गया रुपया के मुकाबले, ठीक है, रुपया आपका गिर गया, तो उसमें हमने यही पढ़ा था ना पीछे भी कि इंपोर्ट हमारे महंगे हो जाएंगे। जब इंपोर्ट महंगे होंगे तो वो इंपोर्ट वाला सामान भी महंगा होगा, वो सामान महंगा हो जाएगा। अब उस सामान में जो भी कुछ हमारी बास्केट में आ रहा है, अगर वो महंगा होता चला गया, तो हमारा इन्फ्लेशन आएगा। कौन सा इन्फ्लेशन आएगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, फिर आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जिसे वेज प्राइस स्पाइरल बोलते हैं। बिल्ट इन इन्फ्लेशन में क्या होता है? ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल होती है राइजिंग वेजेस की और प्राइसेस की इकोनॉमी में। ठीक है, जब वर्कर्स हायर वेजेस को डिमांड करते हैं टू कंपनसेट फॉर द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग कॉस्ट बाय इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों को सैलरी हाइक भी चाहिए, सैलरी में भी इंक्रीमेंट चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, मार्केट में महंगाई बढ़ी तो वर्कर्स की सैलरी बढ़ी, उसके हिसाब से वर्कर ने डिमांड करा, एम्प्लॉयर रेस्पॉन्डेड बाय इंक्रीजिंग वेजेस। बट द हायर वेज बिल रेजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर फर्म। जब कंज्यूमर के लिए जब एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ेगी, तो ओवरऑल एम्प्लॉयर का तो खर्चा बढ़ गया। जब एम्प्लॉयर का खर्चा बढ़ा, तो उसके लिए क्या हुआ? वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बना। तो उससे क्या होगा? जो फर्म्स होंगी वो उन प्राइसेस की कॉस्ट बढ़ा देंगी, ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बना रहे। अब ये जो राइज इन प्राइसेस हुआ, इसकी वजह से फिर से परचेसिंग पावर जो है वर्कर्स की, वो कम हो जाएगी। उसकी वजह से इंक्रीज वो फिर से वेज हाइक या सैलरी इंक्रीज की डिमांड करेंगे। अब इसमें क्या हो गया? एक कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन हो गया वेजेस के बीच में और प्राइसेस के बीच में। तो ये एक वेज प्राइस स्पाइरल बन जाता है एंड इट सस्टेन्स इन्फ्लेशन ओवर टाइम। जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन है, इसको हम लोग इकोनॉमीज में देखते हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्गर लेबर यूनियंस होती है, ऑटोमेटिक वेज इंडेक्सेशन होते हैं, या एक्सपेक्टेशन ऑफ परसिस्टेंट इन्फ्लेशन होता है। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहां पे प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज होना शुरू हुआ, आपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा दी, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ रही है, हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, एंड देन उसके हिसाब से महंगाई फिर बढ़ती चली जा रही है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये पे हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन स्पीड और रेट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्पीड या फिर रेट। सबसे पहला आता है इसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जब ये यूजुअली 2 से 3% के लेवल पर होता है। वेरी माइल्ड और ग्रेजुअल राइज होता है जनरल प्राइस लेवल में, आमतौर पे 2% 3% की रेंज में होता है। इट इज कंसिडर्ड अ नॉर्मल एंड हेल्दी साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी बिकॉज इट इंडिकेट्स स्टेडी डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है? जो प्राइसेस होते हैं वो स्लोली और प्रिडिक्टिबली बढ़ते चले जाते हैं। इट अलाउस कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स एंड इन्वेस्टर्स टू एडजस्ट देयर डिसीजन विदाउट मेजर डिसरप्शन। इट encourages spending and investments because people expect prices to be slightly higher in the future। ठीक है, वही बेसिक चीजें हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है? 2 से 3% की रेट पे आपका इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाता है। आमतौर पे 2-3% का है तो हेल्दी साइन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, क्योंकि ये ओवर द टाइम धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब इसमें क्या है? जब धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब प्राइस राइज होगा, स्लोली होगा, और आपने उसे प्रिडिक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, इसी रेट पे हमारा प्राइस राइज हो रहा है। तो उस जब आपको रेट आपने प्रिडिक्ट कर लिया इन्फ्लेशन का, तो जो भी कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपने डिसीजन उसी के हिसाब से रखते हैं। और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी स्पेंडिंग भी होती रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि फ्यूचर में प्राइस लगभग लगभग किस तरह से बढ़ रहे हैं। अब जो ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स हैं, दे एम टू मेंटेन इन्फ्लेशन एट द क्रीपिंग या मॉडरेट लेवल।
ये तो क्रीपिंग हो गया, तो मॉडरेट हमारा है 4% का टारगेट, ठीक है। फिर आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। अब वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? ये मॉडरेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, 3 से 10% के बीच में। तो अगर पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो इन्फ्लेशन दिया है वो क्रीपिंग है, मॉडरेट, सॉरी क्रीपिंग है, वॉकिंग है, क्या है? तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन है। एट दिस स्टेज इन्फ्लेशन बिगिंस टू क्रिएट कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। तो हमारा तो 4% है, बट जैसे ही हमारा 6 के क्रॉस पहुंचता है तो यहाँ पर हमारे यहाँ एक चिंता का विषय हो जाता है, पार्लियामेंट में भी डिस्कस होता है कि महंगाई बढ़ रही है। Now the purchasing power of money declines more rapidly. Households may start reducing savings or changing consumption patterns. भाई अगर आपकी ओवरऑल महंगाई बढ़ रही है, मान लीजिए आपकी 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है, आप उसमें से 20,000 रुपये महीना बचा रहे हो क्योंकि आपका काम 80,000 रुपये में चल रहा था। अब वही काम 80,000 की जगह आपका 85,000 में चल रहा है, तो आप जो अमाउंट सेव कर रहे थे वो आपका कम होने लग जाएगा। बिजनेसेस फेस अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इनपुट कॉस्ट एंड फ्यूचर प्राइसेस, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी दिक्कत करते हैं। अगर टाइमली कंट्रोल नहीं किया गया तो वॉकिंग इन्फ्लेशन कैन ग्रेजुअली टर्न इनटू मोर सीवियर फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना होता है, इसीलिए जो प्राइमरी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। रनिंग इन्फ्लेशन होता है जो बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, आमतौर पे 10%, 20% या उससे भी ज्यादा। इस स्टेज पे जो इन्फ्लेशन होगा ये इकोनॉमी को और ग्रोथ को बहुत बुरी तरह हार्म करता है। वैल्यू ऑफ मनी बहुत जल्दी जल्दी डिक्लाइन करने लग जाती है और कंज्यूमर्स को एक्सपीरियंस ए सिग्निफिकेंट इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर। पीपल मे बिगन टू स्पेंड मनी क्विकली रेदर देन सेव इट। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्राइस आगे और बढ़ सकता है, तो अभी खरीद के रख लो। Businesses find it difficult to plan production, investment and pricing strategies due to unstable cost and demand condition. रनिंग इन्फ्लेशन की वजह से स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज आने लगती हैं, होल्डिंग होने लगती है, इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस होते हैं। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की लोगों को लग रहा है कि भाई आगे प्राइस बढ़ रहा है, आप अभी से सामान को इकट्ठा करके करने लग जाओ, जैसे बहुत सारे लोगों ने कोविड में करा था। इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस होने लगते हैं इसकी वजह से, और ऐसे में स्ट्रॉन्ग मॉनेटरी या फिस्कल मेजर्स चाहिए होते हैं ताकि ये इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आया जा पाए। हाइपर इन्फ्लेशन होता है, हाइपर इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली हाई होता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि ऑफन एक्सीडिंग 50% पर मंथ और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ परसेंट एनुअली, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आने लगता है। इसके अंदर जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है मॉनेटरी सिस्टम का, प्राइस स्टेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वैल्यू ऑफ मनी बहुत बुरी तरह गिरती है कि लोगों को नेशनल करेंसी में भरोसा नहीं होता। कंज्यूमर और बिजनेसेस जो होते हैं वो फॉरेन करेंसीज यूज करने लगते हैं या फिर बार्टर सिस्टम करते हैं इंस्टेड ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सेविंग्स का कोई तुक नहीं रह जाती, फिक्स इनकम की सारी वैल्यूज खत्म हो जाती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बुरी तरह डिसरप्ट होती हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप लोगों का जिम्बाब्वे का था। कुछ सालों पहले जिम्बाब्वे की ऐसी हालत हुई थी। इससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी की भी ऐसी हालत हुई थी। ये कब होता है? जब एक्सेसिव मनी सप्लाई ग्रो करती है ड्यू टू अनकंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग फाइनेंस बाय प्रिंटिंग मनी। आरबीआई अगर एक्सेस में पैसा छापने लग जाए तो आरबीआई खुद हमारी करेंसी की वैल्यू गिराने लग जाएगा। तो आरबीआई जब पैसा प्रिंट करता है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम एमआरएस के अकॉर्डिंगली करता है। अगर आप लोगों को एमआरएस नहीं पता तो एक बार गूगल पे सर्च करके देखिए या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम, उसमें आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि क्यों वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और बेसिक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है, जैसे डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन क्या होता है? सस्टेन और जनरल डिक्लाइन होता है ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। इट इंक्रीजेस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मीनिंग ईच यूनिट ऑफ करेंसी कैन बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। डिफ्लेशन यूजुअली अकर जब एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो वीक होती है और एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। माल ज्यादा आ रहा है, खरीदने वाला कोई है नहीं, तो क्या होगा? तो ऑटोमेटिकली उसके रेट गिरने लग जाएंगे। इट मे अराइज ड्यू टू रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोअर इन्वेस्टमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट या फिर टाइट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। फॉलिंग प्राइसेस से क्या होगा? इनिशियली तो हमें लगेगा कि अच्छा है, बट धीरे 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 हमें दिखेगा कि वो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। और प्राइसेस जब और ज्यादा गिरते हैं तो कंज्यूमर क्या करते हैं, लगता है कि अभी तो रेट गिर रहा है तो अभी रुक जाओ, अभी इसका रेट और टूटेगा, अभी रेट इसको और कम होगा तब खरीदेंगे। तो इससे ओवरऑल डिमांड रिड्यूस होने लगती है। जो बिजनेसेस होते हैं वो फॉलिंग रेवेन्यूज प्रॉफिट देखते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, वेजेस कम होती है, एम्प्लॉयमेंट के साथ दिक्कतें आती हैं। इसमें डिफ्लेशनरी स्पाइरल आता है। डिफ्लेशनरी स्पाइरल का क्या मतलब होता है? जैसे पीछे तो हमने इन्फ्लेशन स्पाइरल देखा था, है ना, वेजेस वाला। अब यहाँ पर क्या होता है? जो फॉलिंग प्राइसेस होते हैं उसकी वजह से डिमांड रिड्यूस होती है। डिमांड अगर रिड्यूस होगी तो प्राइसेस फर्दर और ज्यादा नीचे गिरेंगे। तो ये एक लूप में चलता रहेगा।
डिफ्लेशन ऑल्सो इंक्रीजेज द रियल बर्डन ऑफ डेट, बिकॉज जो बोरोवर्स होते हैं उन्हें अपने लोन रीपे करने हैं, ठीक है। बोरोवर मस्ट पे लोन्स विद द मनी दैट हैज हायर परचेसिंग पावर। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक रिसेशन और डिप्रेशन, जैसे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो डिफ्लेशन अगर बहुत टाइम तक चलता रहेगा, इट रिजल्ट्स इनटू रिसेशन या डिप्रेशन। डिसइंफ्लेशन होता है, डिसइंफ्लेशन में क्या होता है, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो गिरता है, इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है, जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम हो रहा है। 100 रुपए की चीज मान लो 104 की हो गई, अगले साल फिर उस पर 4% इंक्रीज लगा, उसके बाद फिर उस पर 4% इंक्रीज लगा, तो ओवर द टाइम ये कंपाउंडिंग इंक्रीज होता गया। डिसइंफ्लेशन में क्या है कि 4% हुआ, अगली बार में भी 3.5% लगाओ, मे बी उसके बाद 3.2% लगाओ, मे बी उसके बाद 3.3% लगाओ, मतलब इन्फ्लेशन तो है, बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहां पर कम हो रहा है। इन दिस सिचुएशन प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या बोला, इन्फ्लेशन है, बट जितनी बुरी तरह पहले बढ़ रहे थे उतनी बुरी तरह नहीं बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन 8% से गिर के 5% पर आ गया, अभी भी 5% तो है ही है ना। तो ये केस ऑफ डिस इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन नहीं है। डिफ्लेशन में वो नेगेटिव हो जाता है एक तरह से, डिस इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन है बट पहले से कम है। डिसइन्फ्लेशन यूजुअली अकर जब सेंट्रल बैंक अडॉप्ट टाइट मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ठीक है, जैसे हायर इंटरेस्ट रेट, रिड्यूस लिक्विडिटी, लोअर क्रेडिट ग्रोथ, इसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारे कम होने लगते हैं। डिसइन्फ्लेशन को हम लोग पॉजिटिव डेवलपमेंट कहते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है। हाउएवर, कोई रैपिड डिसइन्फ्लेशन अगर हुआ तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर देगा, क्योंकि एकदम से प्राइस गिरेंगे तो डिमांड और इन्वेस्टमेंट भी गिरने लग जाएगा। पॉलिसी मेकर यूजुअली एम फॉर ग्रेजुअल एंड कंट्रोल डिसइन्फ्लेशन टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये तो सीधी सीधी लाइन है, इसमें कुछ ऐसा समझाने का मुझे नहीं लगता। फिर भी नहीं समझ आता, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। रिफ्लेशन, रिफ्लेशन क्या होता है, डेलिब्रेट पॉलिसी एक्शन होता है, ठीक, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक लेते हैं टू इंक्रीज द जनरल प्राइस लेवल, मतलब वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन आता चला जाए। यूजुअली इंप्लीमेंटेड व्हेन द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन, रिसेशन और वेरी लो इन्फ्लेशन, ठीक है। सरकार या फिर आरबीआई चाह रहा है कि भैया इन्फ्लेशन बढ़े थोड़ा सा, तो वो हमारा रिफ्लेशन कहलाता है। रिफ्लेशन का एम होता है बूस्ट डिमांड, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। रिफ्लेशनरी पॉलिसीज होती हैं, जैसे लोअरिंग इंटरेस्ट रेट, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिड्यूसिंग टैक्सेस, एक्सपेंडिंग द मनी सप्लाई। ये सब आप देखिए, आपने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट में पढ़ा होगा, आरबीआई वाले वीडियो में, कैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन को कम या ज्यादा करता है। Lower interest rates encourage borrowing and investment, which increases demand for the goods and services. Higher government spending on infra and welfare program also raises income and consumption. रिफ्लेशन से लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इकोनॉमी के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस रिस्टोर होने लगता है इकोनॉमी के लिए, और डिफ्लेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उन्हें भी ये कंट्रोल करता है। हाउएवर, अगर रिफ्लेशनरी पॉलिसी एक्सेसिव हो गई तो धीरे धीरे अचानक से क्या होगा, ये इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगा और हाई इन्फ्लेशन आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन होता है एक कॉन्सेप्ट, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, जहां पे इकोनॉमी साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंस करेगी हाई इन्फ्लेशन भी, स्लो और स्टैग्नेंट इकोनॉमिक ग्रोथ भी, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी। मतलब आपका उल्टा हो गया, स्टैगफ्लेशन काफी ज्यादा क्रिटिकल और गंदी कंडीशन हो गई। स्टैगफ्लेशन में क्या हो रहा है, आपकी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई तो बढ़ रही है बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही। इट इज कंसिडर्ड अ डिफिकल्ट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट यूजुअली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बट स्टैगफ्लेशन के केस में क्या है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। स्टैगफ्लेशन ऑफन arises due to supply shocks such as sharp increase in oil price और disruption in production। हायर इनपुट कॉस्ट की वजह से क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। एट द सेम टाइम हायर प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से बिजनेस प्रॉफिट कम होंगे, जिसकी वजह से आउटपुट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे और जॉब लॉसेज होंगे। So traditionally, economic policies become less effective in stagflation. Tight monetary policy may control inflation, but worsen employment and slow growth. तो आप उसमें इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर सकते हो, बट देन अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी आपकी कम हो जाएगी। जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज होती हैं वो ग्रोथ तो सिमुलेट कर सकती हैं, बट देन इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। स्टैगफ्लेशन 1970s में एक्सपीरियंस किया गया था। It requires a combination of supply side reform, productivity improvement and careful policy coordination to resolve। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, सप्लाई साइड के रिफॉर्म्स, प्रोडक्टिविटी के इंप्रूवमेंट और केयरफुल पॉलिसी कोऑर्डिनेशन।
तो तभी हम लोग स्टैगफ्लेशन से बच पाएंगे। आगे चलते हैं। स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन के अंदर क्या होता है, जो इन्फ्लेशन है वो हर गुड सेक्टर को सेम तरीके से अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब कुछ चीजों के रेट हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए रेदर, ठीक है, और कुछ चीजों के उतने ज्यादा नहीं बढ़े। Since lower income households spend larger share of their income on essentials, they are more severely affected by such price increase. As a result, inflation becomes skewed against poorer section of the society, increasing income inequality. फूड प्राइसेस अगर शार्पली बढ़ जाते हैं और लग्जरी गुड्स के प्राइस जो है मोर और लेस स्टेबल रहते हैं, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिखेगा तो मॉडरेट, बट गरीब लोगों को उसकी दिक्कत ज्यादा लगेगी रेदर देन एफ्लुएंट या फिर अपर मिडिल क्लास लोग। स्क्यूफ्लेशन हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन होता है, जहाँ पे फूड और फ्यूल उनका हाई वेट होता है कंजम्पशन पैटर्न्स में। इट कैन लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, क्योंकि जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं वो अपनी बेसिक नीड्स को भी मीट नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी मेकर ऐसे में क्या करते हैं, टारगेटेड सब्सिडीज लेकर आते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लेकर आते हैं, या फिर टैक्स रिडक्शन करते हैं एसेंशियल गुड्स पे। एड्रेसिंग सप्लाई बॉटलनेक्स इन एसेंशियल कमोडिटीज, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस स्क्यूफ्लेशन। ओके, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने की। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे करते हैं? हमने पीछे बात की थी कि दो प्राइस इंडेक्सेस होती है, एक सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, दोनों ही इंडेक्सेस जो होते हैं ये एक डिफरेंट स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस में प्राइस मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सीपीआई क्या करता है? सीपीआई की बात करें तो रिटेल या कंज्यूमर लेवल पे प्राइस चेंज को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चलती है। और डब्ल्यूपीआई जो होता है ये होलसेल या प्रोड्यूसर लेवल पर पता चलता है, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलती है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हम लोग सीपीआई यूज करते हैं, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखने के लिए हम लोग डब्ल्यूपीआई यूज करते हैं। ठीक, नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है, सॉरी, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है इसे कैसे करेंगे? जो प्राइस इंडेक्स है उसे करंट पीरियड को हम प्रीवियस पीरियड से देखेंगे। प्रीवियस पीरियड हमारा क्या है? जो हमारा इसमें बेस ईयर कहलाता है। बेस ईयर, बेस ईयर की बात करें सीपीआई के लिए, अभी तक 2012 चल रहा था बेस ईयर, बट रिसेंटली इसे 2024 कर दिया, उसको हम समझेंगे आगे। जो राइस होगा इंडेक्स में, ठीक है, वो बताएगा कि इंडेक्स का जो भी मतलब हो रहा है, कि अगर इंडेक्स का राइज हो रहा है तो वो इन्फ्लेशन है, इंडेक्स का फॉल हो रहा है तो वो डिफ्लेशन है, और अगर इन्फ्लेशन है तो वो वॉकिंग इन्फ्लेशन है, रनिंग इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन है, क्या है, वो हमें राइस से इन्फ्लेशन लेवल पता चलता है। एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा जरूरी होता है, ताकि वेजेस को एडजस्ट किया जा सके, पेंशन को रिवाइज किया जा सके, इंटरेस्ट रेट के डिसीजन लिए जा सके, और अकॉर्डिंगली पॉलिसी को प्लान किया जा सके। ओके, सीपीआई की अगर बात करें, कॉस्ट सॉरी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, जो कि एवरेज चेंज ओवर टाइम इन द प्राइसेस बताता है, जो अर्बन और रूरल हाउस होल्ड्स होते हैं उनके, फॉर अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले भी हमने बात डिस्कस करी थी कि एक बास्केट होती है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स कितना पैसा पे कर रहे हैं, जो पैसा पे कर रहे हैं उसमें कितना एवरेज चेंज आया है वो बताता है। ये हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता है, एंड इज यूज टू गेज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन एन इकोनॉमी। इंडिया के अंदर सीपीआई हमारा 2012 का चल रहा था, जिसे हम लोग 100 मानते थे, बट अभी इसे 2024 कर दिया। 2024 की सीपीआई को हम लोग 100 मानते हैं। इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे 12 और 24 में क्या क्या फर्क है। मैंने करंट अफेयर्स में थोड़ा ब्रीफली बताया है, यहाँ पे हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव आंसर की फॉर्म में दोनों को अलग से देखेंगे वीडियो के सेकंड पार्ट में। ओके, सीपीआई की बात करें तो उसे मंथली कंपाइल किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसे मॉस्पी कहते हैं शॉर्ट में, वो करती है, और उनका एक डिपार्टमेंट है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो इसको पब्लिश करता है। डेटा कलेक्शन होता है इसमें, जिसके अंदर प्राइसेस का सर्वे किया जाता है फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मार्केट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज। इस इंडेक्स की हेल्प से सैलरीज, पेंशन, डियरनेस अलाउंस, जैसे डुअरनेस अलाउंस भी बोलते हैं, डीए, ये देखा जाता है, ये एडजस्ट किया जाता है। अब इंडिया में अगर सीपीआई की सीरीज की बात हम लोग करें ना, तो सीपीआई में हमारे पास 4 तरह की सीरीज होती हैं। सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, और सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स। ठीक है, तो अब जो सीपीआई कंबाइंड होता है ये क्या करता है, ये रूरल और अर्बन डेटा का एग्रीगेट लेता है, रूरल और अर्बन एरिया का एग्रीगेट लेता है, और उसे मिलाकर कंबाइन करके सीपीआई कंबाइंड देता है, जो कि एक ऑफिशियल हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है हमारा। यही प्राइमरी इंडेक्स है जो आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, या फिर गवर्नमेंट यूज करती है। देन सीपीआई आईडब्ल्यू होता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनके डियरनेस अलाउंस के लिए
या फिर जो इंडस्ट्रीज में, मिल्स वगैरह में, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हमारा, वहां पे लेबर्स की वेज रिवीजन करने के लिए ये वहां पर यूज होता है। इसका बेस ईयर 2016 है, ठीक है, 2016 ही है इसका बेस ईयर, इसके बेस ईयर में कोई चेंज नहीं आया है। देन जो एग्रीकल्चर लेबर्स का है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए ही प्राइसेस को ट्रैक करता है, प्राइस चेंज को ट्रैक करता है। इसका बेस ईयर 1986-87 है, इसके बाद से रिवीजन नहीं हुआ। और जो रूरल लेबर्स का है, इसका भी बेस ईयर 86-87 है। इसमें क्या है, इसके अंदर ये सभी रूरल लेबर्स को काउंट करता है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लेबर्स, ठीक है। सीबीआई कंबाइन ही है अभी, जिसका बेस ईयर 2012 से बदल के हमने 2024 करा है, ठीक। अब इसके बाद सीपीआई की बास्केट में क्या-क्या है, वो हम लोग सेपरेटली सेकंड पार्ट में देखेंगे, जहां पर मैं 2012 सीपीआई और 2024 सीपीआई के बीच का फर्क बताऊंगा। आगे चलते हैं। सीपीआई की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सीपीआई हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग है आरबीआई की, 2016 से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है। वो क्या करती है, जो सीपीआई कंबाइंड है उसको लेता है, हमने पीछे देखा ही था, ठीक है। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है हमारा। फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क मतलब ये कि इन्फ्लेशन स्ट्रिक्टली 4% नहीं है, ±2% की टॉलरेंस लिमिट दी हुई है। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता है। सीपीआई बताता है कि प्राइस चेंज जो हो रहा है उससे किस तरह से हाउस होल्ड की परचेसिंग पावर अफेक्ट होती है। उसकी हेल्प से ही वेजेस को, पेंशन को, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एडजस्ट किया जाता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में गवर्नमेंट को यूज हेल्प करता है। पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट सीपीआई डेटा लेती है फिजिकल पॉलिसीज बनाने के लिए, सब्सिडीज को बताने के लिए। इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, जो बिजनेसेस होती हैं वो अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी के लिए सीपीआई का टारगेट करती है, सीपीआई की एनालिसिस करती हैं। वेज एंड कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओवरऑल सीपीआई हमें रियल टाइम पल्स बताता है इकोनॉमिक हेल्थ की, अगर आपको वन लाइन में इसे समराइज करना हो। हेल्पिंग मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कंज्यूमर्स। डब्ल्यूपीआई होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स की हमने कहाँ बात करी थी कि ये प्रोड्यूसर लेवल पर बता रहा है, तो बिफोर देर द प्रोडक्ट, द गुड्स एंड द सर्विसेज रीचेस कंज्यूमर, उससे पहले ही होलसेल प्राइस इंडेक्स का हमें पता चलता है। इट ट्रैक्स द प्राइसेस ऑफ फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज सोल्ड इन द होलसेल ट्रांजैक्शंस अक्रॉस इंडिया, ठीक है, जैसे फ्यूल वगैरह कुछ चीजें हो गई। अनलाइक सीपीआई तो हमारा रिटेल कंज्यूमर के प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ लिविंग बताता था। डब्ल्यूपीआई डायरेक्ट प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइसेस को बता रहा है एंड सर्व एज अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। ये कंपाइल और रिलीज किया जाता है मंथली बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डीपीआईआईटी, ठीक है। तो जो पीछे वाला था हमारा सीपीआई, वो मॉस्पी करता है, और जो डब्ल्यूपीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री करती है। जो नोडल डिपार्टमेंट था सीपीआई के केस में, नोडल डिपार्टमेंट कौन था? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और यहाँ पर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर डीपीआईआईटी। जो करंट सीरीज चल रही है 2011-12 की चल रही है, जिसकी वैल्यू 100 थी और इसमें 697 कमोडिटीज थी। डब्ल्यूपीआई को जीडीपी डिफ्लेटर के इसमें काफी अच्छे से यूज करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब इंडिया का जो है प्राइमरली यूजेस वन हेडलाइन डब्ल्यूपीआई, ठीक है। जैसे हमने सीपीआई में देखा था, सीपीआई में अलग अलग 4-5 थे। सीपीआई कंबाइंड था, रूरल था, अर्बन था, रूरल लेबर्स था, एग्रीकल्चर लेबर्स था। डब्ल्यूपीआई के केस में एक ही है डब्ल्यूपीआई सीरीज, जिसमें सारी कमोडिटीज है, जिसका बेस ईयर 2011-12 है। कुछ अलग से सीपीआई की तरह इसमें सीरीज नहीं है, बट जो डिटेल्ड सम इंडेक्सेस है वो मतलब वो एक तरह से एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, जैसे प्राइमरी आर्टिकल्स के लिए, फ्यूल पावर के लिए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर डब्ल्यूपीआई फूड इंडिसेस। ये जो है, ये सेक्टर स्पेसिफिक प्राइस ट्रेंड्स के बारे में बताता है। एक पीपीआई होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, उसका भी एक कुछ डिस्कशन चलता रहता है एज अ फ्यूचर रिप्लेसमेंट, बट अभी ऑफिशियली इंप्लीमेंट ऐसा नहीं हुआ है। अब अगर हम डब्ल्यूपीआई के कंपोनेंट्स की बात करें, होलसेल प्राइस इंडेक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? सीपीआई के कंपोनेंट्स आपको मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो हम लोग आगे करेंगे सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम दोनों सीपीआई बेस ईयर्स के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि चेंजेस हुए हैं उसमें। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो उसमें तीन मेजर ग्रुप्स है, जो हमने अभी पीछे इसमें देखा, ठीक है। टोटल 697 इसमें कमोडिटीज हैं। बेस ईयर 2011-12 का हमने 100 माना है। सबसे पहला आता है प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स हमारे पहला मेजर ग्रुप है, जिसका वेट 22.62% है डब्ल्यूपीआई बास्केट में। इसमें रॉ मटेरियल्स है, रॉ या मिनिमली प्रोसेस्ड कमोडिटीज, जो कि डायरेक्टली नेचर या एग्रीकल्चर से आती है, ठीक है। इसमें सब कंपोनेंट्स है, जैसे फूड आर्टिकल्स है, नॉन फूड आर्टिकल्स है, और मिनरल्स हैं, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, क्योंकि सब नेचर से या फिर एग्रीकल्चर से आ रही है।
फूड आर्टिकल्स में जैसे हमारे सीरियल्स हैं, जैसे पैडी हो गया, व्हीट हो गया, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स आ गए जैसे पोटैटोज, अनियंस हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क, एग्स हैं, ओवरऑल करीब 15.26%। फिर नॉन फूड आर्टिकल्स में जैसे फाइबर्स, ऑयल सीड्स, मिनरल्स एक्सक्लूडिंग क्रूड ऑयल, ये 4.12%, और मिनरल्स की वैल्यू 0.83%, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की वैल्यू 2.41%। ये हमारा प्राइमरी आर्टिकल्स की बात है, और ये मोस्ट वॉलेटाइल है क्योंकि वेदर, सीजनेबल फैक्टर्स और ग्लोबल कमोडिटी इन्फ्लुएंसेस इसके प्राइसेस को। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला आता है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर जो हमारा सेकंड मेजर ग्रुप है, इसका वेट इसके अंदर पड़ता है 13.15%। ठीक है, ये एनर्जी रिलेटेड कमोडिटीज को देखता है। फ्यूल एंड पावर नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें मिनरल ऑयल्स होंगे जैसे पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, एलपीजी, नेफ्था, ये सारे मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है। इट फ्रिक्वेंटली शोज डिफ्लेशन और शार्प स्विंग ड्यू टू ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इसके अंदर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की वजह से, डोमेस्टिक सब्सिडीज की वजह से, या एनर्जी पॉलिसी में कोई चेंज आ रहा है, उन चीज़ों की वजह से। थर्ड आता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने प्राइमरी आर्टिकल्स लिए जिसमें जो रॉ फॉर्म में या फिर मिनिमल प्रोसेस्ड वाले थे। फिर लास्ट में हमने मैन्युफैक्चर्ड की बात करी क्योंकि जो रॉ वाले थे उसको फ्यूल पावर की हेल्प से हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। ये थर्ड और लार्जेस्ट मेजर ग्रुप है इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू 64.23% है। दिस ग्रुप रिप्रेजेंट प्रोसेस्ड और फिनिश्ड इंडस्ट्रियल गुड। इसमें 22 ब्रॉड सब कैटेगरीज हैं एनआईसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। क्या क्या है, जैसे बेसिक मेटल्स हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स हो गए, टेक्सटाइल्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, रबर प्लास्टिक्स हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये डोमिनेंट पोर्शन है इसका, क्योंकि अगर यहां पर चेंज होगा, चेंज here reflects core industrial and manufacturing inflation, making it less volatile than primary article. Okay, but it will be sensitive to input cost, demand and global supply chain. ये था हमारा WPI। WPI के ये 3 आर्टिकल्स थे हमारे, या फिर इन 3 मेजर टाइप्स के अंदर WPI बचा हुआ है। आगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है बस। अभी जो हमने WPI पढ़ा, उसके अलावा एक WPI का फूड इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स और है विद इन WPI, जिसका वेट 24.38% है। ये भी कई बार हाईलाइट किया जाता है। इसके अंदर फूड आर्टिकल जो प्राइमरी आर्टिकल्स के हैं उन्हें, और फूड प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर्ड वाले, उन दोनों को मिला के एक जनरल आइडिया के लिए ये चीज बना दी गई है। तो ये ओवरऑल फूड प्राइस का ट्रेंड बता देते हैं एक होलसेल लेवल पर। तो ये तीनों ग्रुप्स मिलके 100% WPI होता है, और WPI एक्सक्लूड सर्विसेज। ठीक है, जो, तो इसके अंदर मतलब सर्विसेज काउंट नहीं होगी। जो सीपीआई सर्विसेज को काउंट कर रहा था, WPI सर्विसेज को काउंट नहीं करता है। ओके, इंपॉर्टेंस की बात करें तो WPI प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन आवर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जैसे लीडिंग इंडिकेटर है इन्फ्लेशन का, जीडीपी डिफ्लेटर के लिए इसको यूज किया जाता है, पॉलिसी और बिजनेसेस में इसको यूज किया जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग में यूज होता है। आरबीआई इसको मॉनिटर करता रहता है। दो आरबीआई हमारे सीपीआई को टारगेट करता है, बट WPI से भी हमें सप्लाई साइड की इंफॉर्मेशन पता चलती रहती है। देन इकोनॉमिक एनालिसिस में भी इसको यूज करते हैं। WPI जो होता है ज्यादा वॉलेटाइल होता है सीपीआई के हिसाब से, सीपीआई के कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि जब होलसेल प्राइस की हम लोग बात करते हैं, सप्लाई साइड की बात करते हैं, तो इसमें ग्लोबल कमोडिटीज, फ्यूल और मेटल्स भी आ जाते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी आ जाती हैं। क्योंकि जैसे हमारा अगर डॉलर के हिसाब से रुपया गिर रहा है, हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो देन वो WPI को महंगा मतलब WPI बढ़ा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आता है हमारा ट्रेंड्स इन द इन्फ्लेशन। ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, तो जो मूवमेंट और डायरेक्शन है जनरल प्राइस लेवल का, ठीक है, वो हमें बताता है कि प्राइस हमारे बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या फिर स्टेबल है। इन्फ्लेशन यूजुअली एक साइक्लिकल पैटर्न फॉलो करता है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू होता है। ठीक है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और सप्लाई कंडीशन और बाकी पॉलिसी एक्शन। तो जो साइक्लिकल पैटर्न इन्फ्लेशन कम ज्यादा कुछ इस तरह से होता रहेगा। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसको अफेक्ट करती है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी करते हैं, सप्लाई कंडीशन भी और पॉलिसी एक्शन भी। इंडिया जैसे डेवलपिंग इकोनॉमी की अगर बात करें, तो इन्फ्लेशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड हेवली बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा होता है कंजम्पशन बास्केट में। पीछे हमने देख ही लिया नई कंजम्पशन बास्केट में कितना ज्यादा है। फिर हमारा पुअर मानसून आ गया, सप्लाई डिसरप्शन आ गया एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, उसके अंदर भी हमारे फूड प्रोसेसेस बढ़ जाते हैं। एग्रीकल्चर सीजन अच्छा हो गया, सप्लाई चेन अच्छी हो गई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, उसके अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है वो हमारे कम होने लग जाएंगे। ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर हमारे कम होंगे, वो कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, वो भी हमारा इन्फ्लेशन को अफेक्ट करता है।
स्पेशली जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज है। ओके, देन इसमें एक चीज आती है करेंसी डेप्रिसिएशन, जो भी हमने रुपये की गिरती वैल्यू को डिस्कस करा था। करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो इंपोर्ट्स हमारे और ज़्यादा महंगे होते चले जाएंगे, जिससे उनकी डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाएगी। एक्सेस लिक्विडिटी है अगर इकोनॉमी में, लो इंटरेस्ट रेट की वजह से या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, उसमें क्या होगा, उसमें डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो फिर उससे इन्फ्लेशन हमारा बढ़ने लग जाएगा। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स, ये क्या करते हैं, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ाते हैं। जब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर होगा, अगर सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाएगी, जो हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन में समझा था। देन वो भी एक चीज हो जाएगी। अगर मॉनेटरी पॉलिसी हमारी टाइट करती, जैसे हमारे हायर इंटरेस्ट रेट हो गए, तो उससे क्या होगा, बोरोइंग हमारी कम हो जाएगी। बोरोइंग कम होगी तो क्या होगा, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, और जब स्पेंडिंग कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होने लग जाएगा। फिर गवर्नमेंट मेजर्स होते हैं सच एज रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन एसेंशियल गुड्स, रिलीजिंग बफर स्टॉक्स, इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स, ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके अलावा स्ट्रक्चरल फैक्टर्स आते हैं, जैसे इंप्रूव्ड इंफ्रा, बेटर लॉजिस्टिक्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये भी जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन होता है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लेशन ट्रेंड्स सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट दोनों ही मॉनिटर करते हैं, ताकि प्राइस स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहे। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड सीरीज फ्रेंड्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल के ये अलग अलग टेलीग्राम चैनल ग्रुप के लिंक्स हैं, आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी चैनल आपके लिए सूटेबल है, चाहे आप नॉर्मल बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये आरबीआई असिस्टेंट या नाबार्ड बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एक ग्रुप है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये मेरा चैनल है, जहाँ पे सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। और डिस्कशन के लिए ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है। इसके अलावा ये विश्वास का मेन चैनल है, जहाँ पे सिर्फ मैं पोस्ट करता हूँ, आपको किसी और की पोस्ट की वजह से कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। और ये मेरा ग्रुप फॉर इंटरव्यूज है, जहाँ पे हम आईबीपीएस, आरआरबी, एलआईसी, इन सारे एग्जाम्स के इंटरव्यू की मॉक टेस्ट और डेली प्रैक्टिस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।